नमस्कार दोस्तों, अभी आप सुन रहे हैं रेडियो धूम 89.6। मैं हूं आरजे राघव। स्वागत करता हूं आप सभी का प्रोग्राम उजाले की ओर में। और दोस्तों, आज के प्रोग्राम उजाले की ओर में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जूनियर आरजे अनुश्री यादव। आपको बताने वाली हैं भारतीय सशस्त्र सेना के बारे में। तो सुनते हैं इनकी बातें और स्वागत करते हैं आज की हमारी जूनियर आरजे अनुश्री यादव का। धन्यवाद सर। मेरा मुल्क ही मेरी जान है, मेरा मुल्क ही मेरी जान है, इसकी रक्षा करना मेरी शान है, इसकी रक्षा करना मेरी शान है, यही भारत सेना की पहचान है, यही भारत सेना की पहचान है। नमस्कार, नमस्ते। मैं अनुश्री यादव, कक्षा 12वीं, ओपी जिंदल विद्यालय त्राईमाल, और आप सब मुझे रेडियो धूम 89.6 पर सुन रहे हैं। और आज मैं आपको भारतीय सशस्त्र सेना के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। भारत सरकार भारत की तथा इसके प्रत्येक भाग की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं की सर्वोच्च कमान भारत के राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्र की रक्षा का दायित्व मंत्रिमंडल के पास होता है। इसके निर्वहन रक्षा मंत्रालय से किया जाता है, जो सशस्त्र बलों को देश की रक्षा के संदर्भ में उनके दायित्व के निर्वहन के लिए नीतिगत रूपरेखा और जानकारियां प्रदान करता है। भारतीय सशस्त्र सेना में 3 प्रभाग हैं। पहला भारतीय थल सेना, दूसरा भारतीय नौसेना और तीसरा भारतीय वायु सेना। अब हम जानते हैं कि भारतीय थल सेना क्या है। सेना को अधिकतर थल सेना ही समझा जाता है, क्योंकि रक्षा पंक्ति में थल सेना का ही प्रथम तथा प्रधान स्थान है। थल सेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय थल सेना के प्रशासनिक एवं सामाजिक कार्य संचालन का नियंत्रण थल सेना अध्यक्ष करता है। थल सेना अध्यक्ष की सहायता के लिए थल सेना के चीफ अफसर एवं डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, क्वार्टर जनरल, मास्टर जनरल और सेना सचिव तथा इंजीनियर इन चीफ सम्मिलित हैं। थल सेना 6 कमानों में संगठित है। पहला है पश्चिमी कमान, जो कि मुख्यालय उसका शिमला में है। दूसरा है पूर्वी कमान, जिसका मुख्यालय कोलकाता में है। तीसरा है उत्तरी कमान, जिसका मुख्यालय उधमपुर में है। चौथा है दक्षिणी कमान, जिसका मुख्यालय पुणे में है। 5वां है मध्य कमान, जिसका मुख्यालय लखनऊ में है। 6वां है पश्चिमी कमान, जिसका मुख्यालय जयपुर में है। दक्षिण पश्चिम कमान का मुख्यालय जयपुर में स्थापित किया गया। यह थल सेना की सबसे बड़ी कमान है। और अब हम जानेंगे कि भारतीय नौसेना क्या है। भारतीय नौसेना को हम जल सेना भी कहते हैं। आधुनिक भारतीय नौसेना की नींव 17वीं शताब्दी में रखी गई थी, जब ईस्ट इंडिया कंपनी में एक समुद्री सेना के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। और इस प्रकार 1934 में रॉयल इंडिया नेवी की स्थापना हुई। भारतीय नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और यह मुख्य नौसेना अधिकारी एक एडमिरल के नियंत्रण में होता है। भारतीय नौसेना 3 क्षेत्रों की कमांडो के तहत तैनात की गई है, जिसमें से प्रत्येक का नियंत्रण एक फ्लैग अधिकारी द्वारा किया जाता है। पश्चिमी नौसेना कमान का मुख्यालय अरब सागर में मुंबई में स्थित है। दक्षिणी नौसेना कमान केरल में कोच्चि में है तथा यह भी अरब सागर में स्थित है। पूर्वी नौसेना कमान बंगाल की खाड़ी में और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में है। अब हम जानते हैं कि भारतीय वायु सेना क्या है। भारतीय वायु सेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को की गई और 1 अप्रैल 1954 को एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी, भारतीय नौसेना के एक संस्थापक सदस्य ने प्रथम भारतीय वायुसेना प्रमुख का कार्यभार संभाला। समय बीतने के साथ भारतीय वायुसेना ने अपने हवाई जहाज़ों और उपकरणों में अत्यधिक उन्नयन किए हैं और इस प्रक्रिया के भाग के रूप में इसमें 20 नए प्रकार के हवाई जहाज शामिल किए हैं। 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में भारतीय वायुसेना में महिलाओं को शामिल करने की पहल के लिए संरचना में असाधारण बदलाव किए गए, जिन्हें अलाप सेना कमीशन हेतु लिया गया। यह ऐसा समय था जब वायुसेना ने अब तक के कुछ जोखिमपूर्ण कार्य हाथ में लिए हुए थे। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ और मैं बताती हूँ आपको कि घुड़सवार सेना क्या है। भारतीय थल सेना के विभिन्न रेजिमेंटों में 61वीं कैलोरी की अनोखी विशेषता है कि यह विश्व में एकमात्र अंतरिक्ष घुड़सवार सेना है। आधुनिक यांत्रिक युद्ध कला से पहले राजाओं व सम्राटों की शक्ति का अंदाजा उनकी घुड़सवार सेना से लगाया जाता था।
मुगल शासन के दौरान भारत में प्रत्येक कुलीन का ओहदा उसके पास मौजूद घोड़ों की संख्या से तय होता था। आज मैं आपको कर्नल संतोष बाबू के बारे में बताना चाहूँगी। वैसे तो हमारे कई सारे वीर हैं जिनका बलिदान हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है, जैसे कि भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, चंद्रशेखर आज़ाद, बाबा हरभजन सिंह, लाल बालपाल, जसवंत सिंह राव, विक्रम बत्रा। पर मैं आपको कर्नल संतोष बाबू के बारे में बताना चाहूँगी, क्योंकि इनके बारे में बहुत कम लोग ही जानते होंगे और मैं इनका वर्णन इसमें करना चाहूँगी। कर्नल संतोष बाबू ने चीनी सैनिकों के घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करने के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दिया था। कर्नल संतोष 16वें बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर थे। दरअसल 15 जून को चीनी सैनिकों के घुसपैठ को रोकने में हुई झड़प में दौरान सेना के 20 जवान शहीद हो गए थे। महावीर चक्र भारत का दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। शहीद कर्नल संतोष बाबू को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। दोस्तों, मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ। मैं जूनियर आरजे अनुश्री यादव आज आपको एक कहानी सुनाऊंगी। मेरी कहानी का शीर्षक है देश प्रेम की कहानी। एक समय की बात है, देश की सीमा के किनारे बसे एक गांव में कुछ आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया और वहां लूटपाट मचा दी। सैनिकों को सूचना मिली तो वह तुरंत ही उनसे निपटने के लिए चल पड़े। बरसात का मौसम था, घनघोर वर्षा हो रही थी। इसके कारण छोटे छोटे तालाब तलैया भी खूब विशालकाय नजर आ रहे थे। छोटी सी नदी भी उफान मारती हुई बह रही थी, जिसके कारण नदी पर बने पुल टूट गए थे। सैनिकों को वह नदी पार करनी थी, मगर पार कैसे करते? सैनिकों ने कई प्रकार की युक्तियां लगाई, किंतु वह पार पाने में असमर्थ रहे। सैनिकों ने देखा कि पास में एक झोपड़ी है, उससे सहायता मांगी जाए। सैनिक उस झोपड़ी में गए। उस झोपड़ी में एक महिला थी जो दिन भर कार्य करती थी और अपनी झोपड़ी में रहती थी। उस महिला के पास अन्य कोई साधन या घर नहीं था। सैनिकों ने जब बात बताई कि आतंकवादी गांव पर कब्जा कर चुके हैं और हमें फौरन वहां पहुंचना है, इसके लिए यह नदी पार करने के लिए कुछ लकड़ियों की हमें आवश्यकता है, तो आप हमारी सहायता करें। महिला ने पहले कुछ सोचा, फिर कहा कि मेरी झोपड़ी मैं दोबारा बना लूँगी। आपको जितनी भी लकड़ी मेरी झोपड़ी से चाहिए निकाल लीजिए। महिला की यह भक्ति सैनिक देखकर उसे गदगद हो गए। यथाशीघ्र ही नदी पर एक पुल का निर्माण किया गया, जिससे सभी सैनिक नदी के पार उतर गए। महिला के इस देशभक्ति की सराहना जितनी की जाए उतनी कम है। सैनिक जल्दी ही उस गांव पर पहुंच गए जहां आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया था। सैनिकों ने काफ़ी देर की मशक्कत के बाद आतंकवादियों को मार गिराया और कुछ भाग गए, जिससे अपने देश में आए हुए संकट को उन्होंने बहादुरी से टाल दिया और दुश्मनों को सबक सिखाया। हमें इससे नैतिक शिक्षा यह मिलती है कि देश प्रेम और देशभक्ति से बड़ा कोई धर्म नहीं है। अंत में मैं कुछ पंक्तियों से अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। दिल में हौसलों का तेज और तूफान लिए फिरते हैं, दिल में हौसलों का तेज और तूफान लिए फिरते हैं। आसमान में ऊंची हम अपनी उड़ान लिए फिरते हैं, आसमान में ऊंची हम अपनी उड़ान लिए फिरते हैं। वक्त क्या आजमाएगा हमारे जोश और जुनून को, वक्त क्या आजमाएगा हमारे जोश और जुनून को। हम तो मुट्ठी में अपनी जान लिए फिरते हैं, हम तो अपनी मुट्ठी में अपनी जान लिए फिरते हैं। जय हिंद। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे अनुश्री यादव को। बहुत बढ़िया तरीके से देशभक्ति के बारे में बताया, हमारी सभी सेनाओं के बारे में बताया, बहुत बढ़िया शायरी सुनाई। और इन पंक्तियों के साथ इस कार्यक्रम का हम समापन करते हैं कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। दोस्तों, अब मुझे भी दीजिए अनुमति, मैं मिलूंगा आपसे फिर किसी प्रोग्राम में, मगर आप अभी कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए रेडियो धूम 89.6, क्योंकि आपके मनोरंजन की जिम्मेदारी अब है हमारी। नमस्कार।